इंडिया की जो नैरेटिव है उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि इंडिया ये क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान से टेररिज्म हुई, विच इज टोटली अनरियलिस्टिक, बिकॉज 200 मील दूर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहां से हर 10 किलोमीटर पे उनके चेक पॉइंट्स हैं। तो कैसे हो सकता है कि इतने बहुत से दहशतगर्द वहां पहुंच गए 200 किलोमीटर पार करके? जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया अपना फैसला करता है और करेगा। मैं समझता हूं कि इंडिया को भी इस बात का एहसास है कि उनको किसी ने अभी तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं दी है। वो करें, वो उनका उनको तो वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया, देखिए, इंडिया ने बहुत, दे हैव लॉस्ट ग्राउंड। उनके बहुत सी जो प्रोजेक्ट्स थे और कॉमन एक्टिविटीज थी, वो सब रुक गई जब तालिबान ने हुकूमत संभाली है। तो इंडिया चाहेगा कि उसकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो सारी बरकरार रहे। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरा नाम है हसन जफर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। नकवी साहब at present is working as the executive director of Center for International Strategic Studies, Islamabad. Thank you very much, Naqvi Sahab, for joining. It's my pleasure. I'm glad to be here. At present, the situation is कि ये 10 मई के वाकयात के बाद और जो सीज फायर हुआ है, इंडिया ने एक बहुत रोबस्ट किस्म की डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया है। शशि थरूर साहब उसको लीड कर रहे हैं फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एज ए बीजेपी एनवॉय टू वेरियस कैपिटल्स। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी एक हिकमत अमली तरतीब दी है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू with what Pakistan is doing in response? I think it's a very fitting response. It is a kind of mission that we have also put together to send to various European and American capitals. तो ये हम मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं उनके कैपिटल्स में अपने डेलीगेशन को भेज रहे हैं, और हम इंडिया की जो नैरेटिव है उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि इंडिया ये क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान से टेररिज्म हुई, विच इज टोटली अनरियलिस्टिक, बिकॉज 200 मील दूर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहां से हर 10 किलोमीटर पे उनके चेक पॉइंट्स हैं। तो कैसे हो सकता है कि इतने बहुत से दहशतगर्द वहां पहुंच गए 200 किलोमीटर पार करके, और इन्होंने, किसी ने पकड़ा भी नहीं उनको, और फिर असला भी लाए? तो ये इट्स ए वेरी हॉलो एक्सक्यूज जो कि उन्होंने दिया है, और उसके वजह से उन्होंने अटैक कर दिया 6-7 मई के रात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे और मुख्तलिफ जगहों पे। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। 8-9 की मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्च्ड मिसाइल्स ऑन इंडियन एयरक्राफ्ट, ब्रॉट डाउन 6 उनके जहाज गिरा दिए और उनके बेसिस को तबाह किया, और वहां पे काफी जगहों पे मिलिट्री टारगेट्स उन्होंने अटैक की। कहीं भी सिविलियन टारगेट्स नहीं अटैक किए, जो कि भारत ने किया। कि भारत ने मस्जिदों पे हमला किया है, लोगों के ऊपर, आम शहरियों पे हमला किया है, और उनके जो सारे बम गिरे हैं, जो अटैक्स हुए हैं, जो मिसाइल्स गिरे हैं, वो इनहेबिटेड एरियाज में गिरे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये दो नैरेटिव्स हैं, दो मौक़िफ़, दो पोजीशंस हैं जिनको दुनिया को समझना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, और पाकिस्तान इंडिया की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बल्कि उसको रिजेक्ट करता है। तो अब ये इस पाकिस्तान चाहता है कि उसके
उसकी नैरेटिव, उसके बयानिए को दुनिया समझे और वो उस पे फिर अपना फैसला खुद करे। ये 1999 के बाद पहली दफा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने राब्ता किया है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। ये डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये डिप्लोमेटिक टाइज, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तालिबान के साथ इंडिया एस्टैब्लिश करता है और पाकिस्तान ने नहीं किए हैं, तो उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? इफेक्टिवली तो पाकिस्तान की सफारत खाना वहां पे मौजूद है, और अफगानिस्तान का भी सफारत खाना इस्लामाबाद में है, लेकिन हमने उनको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं दी है, जो कि दुरुस्त है, क्योंकि जब तक बाकी इलाकाई ममालिक उनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, हम क्यों रिकग्नाइज करें? और यही गलती हमने पहले की थी, और उसके बाद किसी और ने उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया अपना फैसला करता है और करेगा। मैं समझता हूं कि इंडिया को भी इस बात का एहसास है कि उनको किसी ने अभी तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं दी है, तो वो करें। वो उनका उनको तो वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया, देखिए, इंडिया ने बहुत, दे हैव लॉस्ट ग्राउंड। उनकी बहुत सी जो प्रोजेक्ट्स थे और कॉमन एक्टिविटीज थी, वो सब रुक गई जब तालिबान ने हुकूमत संभाली है। तो इंडिया चाहेगा कि उसकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो सारी बरकरार रहे, और इस वजह से वो उन्होंने राब्ता किया है। वो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये अफगानिस्तान के जरिए, यानी फ्रॉम और वेस्टर्न बॉर्डर्स, ये हमें एंगेज करना चाहते हैं इंडिया वाले, ये राब्ते करके, इस किस्म के डिप्लोमेटिक राब्ते करके अफगानिस्तान के साथ, एंड इट कैन पुट अस इन सम पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज? कुछ नहीं होता है भाई साहब, हसन जफर साहब, आई हैव सीन दिस ओवर द लास्ट 30-40 years। वो अफगानिस्तान से बहुत से लोग, बहुत से ममालिक राब्ते करते हैं, फिर वो राब्ते आगे नहीं बढ़ते हैं। ये हमें, मुझे कोई जाती तौर पे कोई इसकी परेशानी नहीं है, इसलिए कि देर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, और अफगानिस्तान जो है वो बड़ा मुश्किल मुल्क है हैंडल करने के लिए। पाकिस्तान ने खुद रियलाइज किया है, उसके अफगान रेफ्यूजीज अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनको हम वापस जाने को कह रहे हैं, और अफगानिस्तान को हमने बड़ी मदद की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान उसको एक्नॉलेज करने के बजाय वो अपनी अपनी एक पोजीशन रखते हैं। तो ठीक है, अफगानिस्तान एक मुल्क वहां पे है, जिसकी एक हुकूमत है, तो वो जो भी मुल्क उसके साथ राब्ता करता है वो बेशक करे। चीन ने भी उसके साथ राब्ता किया हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अभी तक अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन किसी भी मुल्क से नहीं मिली है। राइट, आपने चाइना का जिक्र किया। चाइना ने वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट की है, काफी वहां पे उनकी एक्टिविटी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चाइना की चल रही है। और हमने चंद महीने पहले ये भी देखा था कि पाकिस्तान ने जब वहां राब्ता करने की कोशिश की थी, तो चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पे जाके वहां बात की थी, एंड दे रिफ्यूज टू एंगेज विद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ऑन एन ऑफिशियल लेवल। ये जो बैकडोर तरीके से चल रहा था, हमें बेहतर जरा उनके साथ तरीकाकार, गिवन द सर्कमस्टांसेस, अफगानिस्तान को बैक बर्नर पे रखने की बजाय जरा उनके साथ ज्यादा सहूलत के साथ बात करनी चाहिए कि जरूरत करंट सिचुएशन के अंदर के वी शुड होल्ड इट फॉर अनदर टाइम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को, सब लोग ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मगर ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, अफगानिस्तान का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, और अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए वो भी देखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान ऐसे कर ले, वैसे कर ले, और अफगानिस्तान वो अलग रूठा हुआ बैठा है, तो देयर इज नो टाइम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉर पीपल हु आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट।
अगर वो कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं तो वो ठीक है, वो करें, वो अपना अपना रखें। उसके वजह से इलाकाई ताउन या इलाकाई अमन इस्तेहकाम नहीं बढ़ेगा। और ये बड़ी अफसोस की बात है। जी, क्योंकि ये सूरत हाल क्रिएट हुई थी जब इन्होंने इनखला किया था अमेरिकी फौजों ने वहां से, और फिर तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उसमें एक अमेरिकन पार्टनर भी था इस सारी सिचुएशन के अंदर। अब ट्रम्प साहब ने जो पोजीशन ली है, पहले तो वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी यूनाइटेड स्टेट्स की, एंड ऑल ऑफ अ सडन डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंसेस कि एप्पल वाले वहां जो $500 बिलियन इंडिया में लगाना चाहते थे ना लगाएं, एंड इसके जरिए उन्होंने सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स को एक पैगाम दिया कि इंडिया में इन्वेस्ट ना करें। आपको लगता है कि ये इसको जरा आप एनालाइज कीजिए कि ये कोई उनकी ट्रेड डील का स्टाइल है, या इज दिस अमेरिकन पॉलिसी नाउ नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डिसएंगेज होना चाहते हैं? नहीं नहीं, देखिए, वन शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। ये बहुत इसका कोई इसका गहरा मतलब नहीं है। ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है, और उसका एक खास उसका एक जो मकसद है वो ये कि इंडस्ट्री वापस अमेरिका में आए। उस वजह से उसने एप्पल को रोका है इंडिया में इन्वेस्ट करने से। लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत आगे जा चुकी है, और वो कायम रहेगी मेरे ख्याल में। और उसकी वजह ये है कि वो चीन के खिलाफ इंडिया को बिल्डअप करना चाहते हैं। उस वजह से इंडिया से वो अस्करी ताउन बहुत बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने बहुत से एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इक्तिसादी शोबे में ट्रम्प की अपनी जो प्रेफरेंस है वो अमेरिका में इंडस्ट्री लाने की, वो बीच में हायल हो रही है। तो उसमें मेरा ख्याल है इंडिया में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन ये जितने लोग ट्रम्प को जानते हैं और इन बातों को समझते हैं, वो जो है वो दूसरे इन्वेस्टर्स इसको इस तरह नहीं देखेंगे। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, और इंडिया में मार्केट भी है, तो वो होगा। इसलिए कि दो चीजें फंडामेंटली चेंज हुई हैं नकवी साहब। एक तो ये कि ये जो फैलेसी ऑफ चीप लेबर थी डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। चाइना की जो इस वक्त इंडस्ट्री है, या मॉडर्न इंडस्ट्री है, वो तो सारी ऑटोमेशन पे, रोबोटिक्स पे चली गई है। तो चीप लेबर का किस्सा तो लगता है कि तमाम हो गया। तो इंडिया की का जो ये एडवांटेज था ऑफ चीप लेबर डज नॉट सीम टू वर्क एनी मोर। सेकेंडली, as a consumer market, concentration of Indian wealth is 43% of Indian wealth is in 1% hands. तो वो जो मिडिल क्लास लोग थे, इस वक्त तकरीबन 70 करोड़ आबादी ऐसी है इंडिया की जो 100-200 रुपए दिन के कमाने पे है। तो एज अ कंज्यूमर मार्केट ऑल्सो इट्स नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस। तो इस सारी सिनेरियो में देखें तो ट्रम्प साहब के लिए क्या अट्रैक्शन रह जाती है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो परफॉर्म किया है ऑन द मिलिट्री फ्रंट इंडिया ने, उसके बाद कौन दुनिया में सोच सकता है कि ये इंडियंस जो हैं चाइना के लिए कोई फॉर्मिडेबल मिलिट्री चैलेंज बनेंगे? तो देखिए, जहां तक इक्तिसादी बातें हैं, वो तब्दीलियां आती रहती हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब इकोनॉमीज भी उसके तर्ज में आएंगी। मैं बीजिंग गया था चंद महीने कबल, तो वहां पे आधी गाड़ियां बीजिंग के सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उनका ग्रीन नंबर प्लेट होता है, वो पहचानी जाती है। तो बदल गया है। मेरा ख्याल है आज से 2-4 साल बाद अगर मैं जाऊं, बल्कि अगले साल जाऊं, तो जब तक मुमकिन है सारी गाड़ियां उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी। तो ये तो हो रहा है, और इंडिया की चीप लेबर और बहुत ही कंड्यूसिव मार्केट और ये सब वो चेंज हो रहा है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी वजह से ट्रम्प इंडिया से राब्ता
पूरी तरह रखेगा और ताउन भी अपना रखेगा, वो इसलिए कि चीन को वो काउंटर करना चाहता है। और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि चीन को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। तो ये कंसिडरेशन ऐसी है, ये जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, जिसके तहत इंडिया यूएस रिलेशंस फिर भी बड़े अच्छे रहेंगे। चलिए, और उसके साथ ही पाकिस्तान के लिए एक अपीजमेंट पॉलिसी सामने आई है। पाकिस्तानीज आर ग्रेट, दे मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स, व्हाट इज दैट? Yeah. Well, Trump is given to exaggeration. So उसकी आदत है, वो लंबी बातें करता है और बहुत अपना एक अपना जाती ऑफ द टॉप ऑफ हिज हेड वो जो बातें कह देता है। तो पाकिस्तान को ठीक है, पाकिस्तान को फायदा है क्योंकि ट्रम्प हैज ए फेवरेबल व्यू, उसका पाकिस्तान के मुताबिक अच्छी सोच है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और हम चाहेंगे कि वो सोच कायम रहे। जहां तक इंडिया से जो हमारा मसला है, वो ट्रम्प समझता है कि एक मेरी रीडिंग ये है कि ट्रम्प ये समझता है कि ये पाकिस्तान इंडिया जो तफरका है, जो लड़ाई है, वो नहीं होनी चाहिए और चीन के खिलाफ असल स्टैंड लेना चाहिए इंडिया को। और पाकिस्तान तो खैर है चीन का दोस्त, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ये यहाँ पे वो एनर्जी इसमें नहीं वेस्ट हो। ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं लग रही है अब किसी के सोचने की कि इंडिया विल एवर स्टैंड अप अगेंस्ट चाइना। जो उनके साथ इस वक्त लद्दाख में हो रहा है, अगर स्टैंड अप करना होता तो अपनी टेरिटरी पहले बचाते। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस इलाके में खड़े होंगे चाइना के अगेंस्ट। वेयर विल शो देयर मसल्स अगेंस्ट चाइना, किस दुनिया में जाके? ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है। बात ये है कि ये बात बहुत माकूल आपने की है। मैं खुद ये समझता हूं कि चाइना से ये इन्होंने फजूल की लड़ाई मोल रखी है। चाइना इनसे नहीं लड़ने के मूड में है। तो एक तरफ से ये राइवलरी भी बनाए हुए हैं और वो उनके खिलाफ भी खड़े हैं। तो चाइना वो उसको कोई खास अहमियत नहीं देता है। और चाइना अगर अमेरिका से ट्रेड डील सही हो जाए तो अमेरिका से वो तिजारत भी करेगा और सब कुछ अपना कायम रखेगा। Bilawal Bhutto is the right man to lead Pakistani delegation to the world इस सिचुएशन के अंदर। आई थिंक बिलावल को, हाँ, कुछ बातें उसकी जो है वो उसके फेवर में जाती हैं कि वो भुट्टो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक नाम है जो दुनिया में सब वाकिफ है। और दूसरे वो कहेगा, कुछ बात करेगा तो वो उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो हुकूमत में एक्टिवली तो इन्वॉल्व भी नहीं है। तो एक आउटसाइडर के तौर पे वो पाकिस्तान के मौकफ को बताएगा तो बहुत पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। और जो मौकफ है वो तो सभी बता सकते हैं, लेकिन जो शख्स जिसका चुनाव हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि बिलावल इज अ गुड चॉइस। अच्छी चॉइस है उसकी, उस आदमी की। हुकूमत ने जो किया है वो सही किया है। थैंक यू वेरी मच नकवी साहब, आपके वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।